हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम गाउस के नियम को, गाउस लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ में हम इसके डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे और कुछ एक न्यूमेरिकल है जो गाउस लॉ और ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो लास्ट पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था ना, उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है आपकी बुक के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करने वाला है। ठीक है, चलिए पॉइंट को चालू करता हूं। दैट इज गाउस लॉ, गाउस का नियम। अब ये क्या चीज है, इसकी शुरुआत कैसे है, एक बार के लिए समझिए। आप सभी ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय R² पढ़ा था, है ना। इसी के साथ में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो हम बोलते हैं फ्लक्स इज इक्वल्स टू E.S, ऐसा ही, या फिर आपने ऐसा पढ़ रखा है E.ds, लेकिन इंटीग्रेशन के साथ में ऐसा ही पढ़ रखा है। ठीक, थोड़ा गौर कीजिएगा। चार्ज का लेना देना बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से है ना। चार्ज से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बन सकता है, आपका फ्लक्स बन सकता है। इसका मतलब ये तीनों क्वांटिटीज कौन कौन सी, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन होना चाहिए। किसके बीच में, चार्ज Q के बीच में और फ्लक्स फाई के बीच में। ठीक है, चार्ज Q और फ्लक्स फाई के बीच में भी क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। वही संबंध गॉस लॉ है। गॉस लॉ विद्युत फ्लक्स और विद्युत आवेश के बीच में कोई संबंध बताता है। इट रिलेट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, किस तरीके से बताता है वो डिस्कस करते हैं। चलिए, मानो कि आपके पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं कि ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास में कोई क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या हुआ, कोई स्फीयर हुआ, कोई सिलेंडर हुआ, कोई क्यूब हुआ, कोई क्यूबॉइड हुआ, है ना। कोई गोला आपके पास में, कोई बेलन आपके पास में, घन या घनाभ, ये सारी की सारी ये जो 3D आकृतियां है ना, ये क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, और ये क्लोज सरफेस कहां पर है बच्चों, विद्युत क्षेत्र में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, ये मान लेते हैं। ठीक, फिर इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर Q चार्ज है। ठीक है, टोटल चार्ज Q है। टोटल चार्ज का मतलब ऐसे यहाँ पे 1 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम, ऐसे बहुत सारे चार्ज होंगे और उन सबको जब मैं जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, Q आएगी। वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर Q चार्ज है तो उस क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बच्चों फाई, वो इस चार्ज Q का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। वापस से, इस क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड टोटल नेट फ्लक्स जो है वो इस क्लोज सरफेस में जितना चार्ज है Q, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। यही गॉस लॉ है बच्चों, यही गॉस लॉ है। गॉस लॉ ये बताता है फाई इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत सारी बुक्स इसे समीशन Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी कहेंगी, कुछ बुक्स इसे Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी कहेंगी। बात एक ही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बात एक ही है। मेन बात यही है, टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है वही Q को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, और उस Q का कितना 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो है वो किसको बताएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताएगा। बात समझ में आई, ये गॉस लॉ है, बस ये गॉस लॉ है ना। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with any closed surface is always 1/epsilon naught times
ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसका 1/ε0। ठीक है, इस सरफेस के बाहर कुछ भी चार्ज हो Q1 Q2 Q3 उससे कोई लेना देना नहीं है, बाहर कितना भी उससे कोई मतलब नहीं, अंदर कितना है उससे लेना देना है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों समझो, ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास में विद्युत क्षेत्र है ना, और इस विद्युत क्षेत्र में आपने क्या माना है, ये आपने इमेजिन किया है, आपने माना है कि कोई एक क्या है, बंद सतह है, और उस बंद सतह के अंदर कितना आवेश है, Q आवेश है। तो गाउस का नियम ये बोल रहा है बच्चों कि उस बंद सतह से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, उस बंद सतह से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह में उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। डन है ये बात? ठीक, बहुत बार हम ये चीज भी लिखते हैं, या हमें ये पता होना चाहिए कि ये समीशन क्यू है क्या, जो मैं आपको बता चुका हूं। क्या भाई? कुल आवेश है। और कुल आवेश कैसा आवेश बच्चों, आप सभी को पता है, अपन ने एक आवेश की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिटिविटी, योज्यता। वहां पे हमने बोला था कि आवेश, अगर कुल आवेश की बात करो तो आवेशों का बीजगणितीय योग होना चाहिए। मतलब अगर प्लस का आवेश है तो प्लस का लिखो, माइनस का है तो माइनस का लिखो। ठीक है, तो यहां पर ये जो कुल आवेश है वास्तविकता में क्या है बच्चों, आवेशों का बीजगणितीय योग है, आवेशों का बीजगणितीय योग है। algebraic sum of charges enclosed। ठीक है, परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग। इसका मतलब अगर मैं यहां पर एक 1 माइक्रोकूलाम का चार्ज मानूं, यहां पर 5 माइक्रोकूलाम का चार्ज मानूं, यहां 2 माइक्रोकूलाम का माइनस का चार्ज मानूं, और यहां पे -1 माइक्रोकूलाम का चार्ज मानूं। ठीक है, 4 चार्ज अपन ने लिए हैं और बोल रहा है कि टोटल चार्ज कितना एनक्लोज होगा, बताइए इस केस में। तो 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 - 2 4 हो गया, 4 - 1 3 हो गया। तो टोटल चार्ज कितना है, 3 माइक्रोकूलाम। यही बात कर रहे हैं हम बच्चों, यहाँ पर इसी को ही डिस्कस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। क्लियर हुआ ये? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो एग्जाम में कैसे लिख करके आओगे, एग्जाम में फाई फ्लक्स बता करके आए, फिर यहां पर फाई का एक फॉर्मूला आपने E.ds भी पढ़ा था तो वही लिखें, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन लगाएं तो ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन होना चाहिए। परिबद्ध आवेश, आपका जो निकाय है, आपने जो सिस्टम लिया है वो एक क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, ये जो सरफेस आप मान रहे हो वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए, और ये इमेजिनरी सरफेस है, आपने खुद ने बनाई है तो कैसे भी हो सकती है। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रेशन बनाया है। ठीक, और ये क्या होता है, Q/ε0 लिख दीजिएगा, ये बहुत बढ़िया फॉर्मेट हो जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को डिस्कस करूं किसके अंदर, किसी मीडियम के अंदर डिस्कस करूं, किसी माध्यम में अगर मैं इसे डिस्कस करूं तो माध्यम में इस चीज को हम लिख सकते हैं। माध्यम में ये तो है कहां पर, निर्वात में, फ्री स्पेस, वैक्यूम में, इन वैक्यूम। और अगर मैं इसे मीडियम में डिस्कस करूं, माध्यम के अंदर डिस्कस करूं, इन मीडियम, तो यही चीज Q/ε0 के साथ में εr भी आ जाएगा, या फिर आप इसे लिख सकते हैं Q/ε, सिर्फ और सिर्फ इतना भी, ये मीडियम के अंदर हो जाएगा। आप सभी को पता है मीडियम में ε0 के साथ में εr आ जाता है, वही अपन ने इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, एग्जाम में अपन को यही लिख करके आना है। अगर कंडीशन लगा दे कि भैया मीडियम में क्या होगा, तो फिर आप इस फॉर्मेट के अंदर जाइएगा, और ये आपको ये चीज भी बताएगा कि मीडियम रखने पर εr नीचे ही आता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब टोटल फ्लक्स कम होगा या ज्यादा हो जाएगा, आंसर है कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आ रहा है ना भैया, हर के अंदर आ रहा है, हर के अंदर आएगा तो फिर टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, निर्वात की विद्युतशीलता। εr क्या है, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, दिमाग में रहेगा।
चलो उतार लो इस चीज को, फॉर्मूला जल्दी से उतार लीजिएगा। नीचे मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है, प्लीज इस स्टेटमेंट को जल्दी से देख लीजिएगा। और मैं एक बार के लिए वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूं। चलिए अब आगे हम ये डिस्कस करते हैं कि इसे डेराइव कैसे किया जा सकता है ना। गाउस लॉ ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट तक पहुंचा कैसे, ये डेराइव कैसे हुआ, उसे अपन डिस्कस करते हैं। और ये डेरिवेशन हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग मतलब ये पॉइंट आपके पास में कुछ ऐसा हो सकता है, डेरिवेशन या प्रूफ ऑफ गाउस लॉ यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, है ना। कूलम्ब के नियम की सहायता से गाउस के नियम को सिद्ध कीजिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए हम ये मान करके चलते हैं कि हमारे पास में कोई चार्ज है पॉइंट Q, पॉइंट चार्ज है ना, बहुत पास में, थोड़ा सा बाइक वाइक की आवाज़ आपको आ सकती है। चलिए एक पॉइंट Q चार्ज है हमारे पास में, ठीक है। और इस पॉइंट Q चार्ज को हमने एनक्लोज कर रखा है, हमने परिबद्ध कर रखा है किसी गोलीय सतह से, है ना, किसी स्फेरिकल सरफेस से हमने इसको क्या कर लिया है, परिबद्ध कर लिया। और उस गोलीय सतह की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस कितना मान लिया, r मान लिया है। ठीक है, स्मॉल r या कैपिटल R ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम देख रहे हैं कि इस सतह पर हमने एक पॉइंट लिया P, और उस पॉइंट P से रिलेटेड एक छोटा सा एरिया है ds। ठीक है, ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P से रिलेटेड छोटा सा एरिया जो आपने गाउसीय सतह पर काटा है। गाउसीय सतह कौन सी, आपने बोला था ना, अभी अपन ने डिस्कस किया कि एक बंद काल्पनिक सतह है, वो जो काल्पनिक सतह है उसे गाउसीय सतह भी बोल सकते हैं, गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये P पॉइंट r डिस्टेंस पर ही है, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इससे रिलेटेड, इस छोटे से एरिया से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, पहला अपन ये देखेंगे। फिर इस पूरी गॉसियन सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है ये देखेंगे। ठीक है, ये बात तो उसके लिए डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। चार्ज Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो कुछ इस तरीके से देखा जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही तो जाएगा, सीधा मिलाता हुआ। और अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया का डायरेक्शन अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एरिया का डायरेक्शन अपन ने डिस्कस किया था, सरफेस से 90 डिग्री बनाना चाहिए और बाहर की तरफ बनाना चाहिए। इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, एंड आउटवर्ड। ओके, तो बाहर की तरफ ऐसा, दोनों के मिड में, E और DS के मिड में अगर आप एंगल देखेंगे तो थीटा की वैल्यू आपको कितनी दिखाई देगी, 0 डिग्री दिखाई देगी। बात समझ में आई, ये तो सिंपल सा है। ठीक है, तो हमने बोला, क्या हम बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं लेट्स देयर इज अ चार्ज Q which is enclosed by an Gaussian spherical surface of radius r। माना आवेश Q को r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय सतह द्वारा परिबद्ध किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे, है ना, हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with ds area of Gaussian surface। और ये बहुत सिंपल है, ds क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों, बताओ क्या होगा। तो हमने लिखा छोटा सा एरिया था ना, छोटे से एरिया से जो फ्लक्स होगा वो d फाई होगा, और d फाई इज इक्वल्स टू होगा E डॉट ds वेक्टर। ठीक है, छोटे से एरिया से।
फिर इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू देखो यहां पर कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू आप सभी को पता होता है, क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस, इतना ही तो फॉर्मूला बना। इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दुनिया में सभी को पता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। डीएस एरिया, इसको इंटीग्रेट करके हम आगे काम करेंगे। ठीक है, डी फाई एक छोटे से पार्ट के लिए था, तो पूरे गॉसियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा, तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with entire Gaussian surface, संपूर्ण गाउसीय सतह से संबंधित विद्युत फ्लक्स। देखो बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे सारी चीजें। डी फाई का इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, तो यहां पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ई डी एस लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉस थीटा वाला काम हम पहले ही कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाला क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे सरफेस का हर एक पॉइंट आर डिस्टेंस पर ही है क्यू चार्ज से। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये डी एस ऐसा का ऐसा रहेगा, है ना, अंदर आ जाएगा। ds का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो वो आएगा s, और s किसका, यहां पे गोलीय सतह है ना, स्पेरिकल सरफेस है। स्पेरिकल सरफेस का एरिया कितना होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और डी फाई का क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो हमने लिखा फाई इज इक्वल्स टू ई एस। ठीक है, कॉमा लगा करके नेक्स्ट स्टेप को चालू कर देता हूं। सो फाई इज इक्वल्स टू, आप नीचे आते जाइएगा, है ना, मेरे पास में नीचे थोड़ी जगह कम है, आपको क्या करना है, ये स्टेप नीचे की तरफ लिखनी है। ठीक, फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना, और एस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो फाई का नेक्स्ट वैल्यू आपको जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप आ रहे हैं। ठीक है, क्या होगा भाई, के की जगह वैल्यू पुट कीजिए। के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। क्यू ऐसा का ऐसा, 4 पाई ऐसा का ऐसा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया था, 4 पाई से 4 पाई इस बार कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग देखिए, ऊपर तो क्यू है और नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो इट विल बी क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आया नहीं आया, हम यही तो कह रहे थे कि ये जो फ्लक्स होता है फाई, ये होता है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही गाउस का नियम है, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। बताओ, इतना सही तो डेरिवेशन है, सिंपल है नहीं है, डन हुआ। तो ये डेरिवेशन जल्दी से उतार लीजिए एक बार के लिए, जल्दी से इस डेरिवेशन को उतार लीजिए बच्चों। ओके, आगे काम करें। चलो, ये इतना ही आ रहा है ना बोर्ड पे। ओके, अब देखो, जब भी हम गाउस लॉ को पढ़ते हैं ना, तो कुछ एक चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये फैक्ट है जो हमें पता होने चाहिए, उनको डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर ये हमें पता होंगे तो ही हम न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले 1 बाय 1 अपन फैक्ट को डिस्कस करना चालू करते हैं। फर्स्ट फैक्ट जो है वो बहुत ही क्लियर है। जब आप गाउस का लॉ लिखते हैं, फाई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू क्या है, आवेशों का बीजगणितीय योग है। आवेशों का बीजगणितीय योग मतलब जो आवेश परिबद्ध है, अंदर है, वो है। बाहर वाले आवेशों से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 अगर आप देखेंगे, Q is algebraic sum of total charges which are enclosed within the surface।
है ना। परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग है, बाहर वाले आवेशों से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब समझिए, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि हमारे पास में ये मान लीजिएगा कि ये कोई क्लोज सरफेस है ना, और इस क्लोज सरफेस के अंदर यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, यहां पर Q3 है, यहां पर Q4 है, यहां पर Q5 है, और पूछ रहा है कि भैया इस बंद सतह से रिलेटेड टोटल फ्लक्स कितना होगा वो कैलकुलेट कीजिए। तो जब हम फॉर्मेट लगाए फाई, तो वो होना चाहिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। Q4 और Q5 का फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये बंद सतह से बाहर है, ये पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बाहर है। बात समझ में आई? ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट समझिए। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि अगर आपको उस बंद सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखना है ना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैलकुलेट करना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जितने भी चार्जेस हैं उन सभी के थ्रू कैलकुलेट होगा। मतलब Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, Q4 के कारण देखो, Q5 के कारण भी देखो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए सारे चार्जेस का यूज होता है, लेकिन फ्लक्स को बनाने के लिए अंदर वाले चार्जेस का ही यूज होता है। बात ये है भैया, डन हुआ, क्लियर हुआ ये? चलिए, अब इसके बाद में देखिए, एक हमने ये भी पढ़ा है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, कि जो गॉसियन सरफेस हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने गोलीय गॉसियन सरफेस बनाई थी, आप इसे बेलनाकार बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल बना सकते हैं, आप इसे घनीय बना सकते हैं, जो भी लास्ट मैंने डायग्राम में बताया था, है ना। इसे क्यूबॉइडल या क्यूबिकल बना सकते हैं। अब ये थोड़ा समझिएगा कि जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तो फ्लक्स को कैलकुलेट करते टाइम जो आपने इमेजिनरी सरफेस बनाई है, वो इमेजिनरी सरफेस की शेप कुछ भी हो सकती है, जो आपको अच्छा लगे वो, लेकिन उस सरफेस का कोई लेना देना नहीं है फ्लक्स की वैल्यू से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मान पर उस गॉसियन सतह के क्षेत्रफल से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आकार और आकृति से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं इस चीज को बताता हूं, हम क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए आपके पास में ये Q आवेश है, और इस समय ये Q आवेश किसी घन के अंदर है, क्यूब के अंदर। यही Q आवेश अगर किसी सिलेंडर में होता, किस में होता? सिलेंडर में होता। यही Q आवेश किसी गोले में होता, और यही Q आवेश किसी रैंडम शेप के अंदर होता, बंद होनी चाहिए। तो इन तीनों गॉसियन सतह से रिलेटेड फ्लक्स कितना है? आंसर है इससे भी Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ही है, इससे भी Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ही है, और इससे भी Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी है, और इससे भी Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ही है। इसका मतलब गॉसियन सतह का फ्लक्स की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपने एक आइडिया बनाया है फ्लक्स को कैलकुलेट करने का, इसके एरिया से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इन तीनों का एरिया तो अलग अलग है ना यार। हाँ, इस क्यूब का जितना एरिया होगा उतना इस सिलेंडर का नहीं होगा, और इस सिलेंडर का जितना एरिया उतना इस स्क्वायर का नहीं होगा, स्क्वायर का जितना एरिया इतना इस रैंडम एरिया का नहीं होगा। बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ? तो ये ध्यान में रखिएगा कि फ्लक्स का मान गॉसियन सतह के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। इससे एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है। क्या क्वेश्चन आता है? ये क्वेश्चन आता है कि यदि किसी गॉसियन सतह का क्षेत्रफल दुगना करने पर फ्लक्स के मान पर क्या परिवर्तन आएगा? इफ द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्या होगा भैया, क्या इफेक्ट पड़ेगा? आंसर है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉसियन सरफेस के एरिया से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू समझिएगा। नेक्स्ट ये बोलता है कि गॉस लॉ को हमने डेराइव किया किससे? कूलॉम्स लॉ से। किससे डेराइव किया हमने? कूलॉम्स लॉ से। अगर हमने डेराइव किया है तो कूलॉम्स लॉ आप सभी को पता है, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर था। व्युत्क्रम वर्ग नियम को फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कौन? कूलॉम का नियम।
और अगर गाउस का नियम भी कूलाम के नियम को फॉलो कर रहा है, उससे बन पा रहा है, तो इसका मतलब ये है गाउस का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा, गाउस लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा? ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं गाउस के नियम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, आवेश परिबद्ध ही होना चाहिए, अंदर वाले आवेश का ही गेम है सारा का सारा। दूसरा, आकार और आकृति कुछ भी हो सकती है सरफेस की, उसका फ्लक्स के मान से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, यह व्युत्क्रम वर्ग नियम को फॉलो करता है, उसका पालन करता है। दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा? चलिए, अगर ये चीजें आपके दिमाग में हैं तो कुछ एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करेगा बच्चों। आप सभी बोर्ड पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन में वो बोल क्या रहा है। इस क्वेश्चन में वो सिर्फ ये बोल रहा है कि आपके पास में 3 शेप है, 3 इस तरीके की शेप है, हेमिस्फीयर बोलते हैं, अर्धगोला। हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे? अर्धगोला बोलेंगे, है ना। इंग्लिश में हेमिस्फीयर बोलते हैं बच्चों। और आवेश दिखा रखे, एक बार आवेश यहां पर है, एक बार आवेश चार्ज क्यू यहां पर है, और एक बार चार्ज क्यू यहां पर है। ठीक है, 3 सिनेरियो दे रखे हैं और बोल रहा है कि तीनों ही केस में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। सबसे पहला देखिए, 3D शेप ऊपर है, अब ये 3D शेप है, ठीक है, और क्यू आवेश नीचे की ओर है। तो क्या ये क्यू आवेश इस 3D शेप के अंदर है? आंसर है नहीं है। ठीक है, ये एनक्लोज्ड नहीं है। अगर ये एनक्लोज्ड नहीं है तो इसमें कोई आवेश नहीं है, इसमें कोई आवेश नहीं है, तो फ्लक्स Q इज इक्वल्स टू फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q का मान 0 है तो 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब है ये 0 आएगा। बात समझ में आई क्या? 3D शेप में अगर कोई आवेश नहीं है, वापस से ये थोड़ा ध्यान में रखना, 3D शेप में कोई आवेश नहीं है तो फ्लक्स 0 ही होगा। अगर 3D शेप में कोई आवेश है तो फ्लक्स फिर आपको पता है। बताओ भाई, इसमें तो आवेश अंदर की ओर है, अंदर की ओर है तो कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 3D शेप के अंदर आवेश आ गया है लेकिन कवर्ड पूरा नहीं है ना। ये आवेश आ तो गया है अंदर लेकिन पूरा कवर नहीं खुला हुआ है, तो आपने क्या किया? एक और डाबोरा लगा दिया, यहां से एक और अर्धगोला नीचे से चिपका दिया। अब तो पूरा कवर हो गया, आ तो रहा था लेकिन कवर पूरा नहीं था। यहां पे तो आ ही नहीं रहा था यार, यहां पे तो अंदर आ ही नहीं रहा था। ठीक है, यहां पे अंदर तो आ चुका है लेकिन कवर नहीं है, हमने तो उसे सिर्फ कवर दिया है और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो शेप है ये आपको दिखाई दे, ये पूरा एक गोला है। ठीक है, तो एक गोले से, एक स्क्वायर से कितना फ्लक्स? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल चार्ज तो Q ही है। तो हाफ गोले से कितना? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का 1/2 टाइम्स, इतना ही तो होगा। बात समझ में आई? क्लियर? ओके, तो ये थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। हिडन हुआ। चलिए, इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों सिलेंडर से भी आता है और इस तरीके का क्वेश्चन क्यूब से भी आता है। ठीक है, क्यूब का क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा, आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं न्यूमेरिकल है, वो डिस्कस करेंगे। सिलेंडर का क्वेश्चन देखिए, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में यहां पर Q चार्ज है, तो आपको फ्लक्स बताना है। बहुत सिंपल है, कितना? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही चार्ज Q जो है वो सिलेंडर के बाहर है, सिलेंडर के बाहर। सिलेंडर 3D शेप है, पहले से ही क्लोज्ड है, इसको ओवर क्लोज किया ही करोगे, पहले से ही क्लोज्ड है। तो हमने बोला ये तो बाहर है और बाहर के आवेश का इसके फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट है चार्ज, यहां पर 3D शेप में कहीं ना कहीं तो आ गया।
3D शेप में कहीं ना कहीं तो आ गया ये। अब ये एनक्लोज्ड नहीं है, सतह पर ही है, तो मैं इसे एनक्लोज कर सकता हूं ऐसा। एक और सिलेंडर आगे की ओर लगा दिया। अब टोटल फ्लक्स 2 सिलेंडर से है, 2 सिलेंडर से फ्लक्स कितना, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल सिलेंडर से कितना, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर 2 और लग जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 3D शेप के अगर बाहर है तो फ्लक्स 0 ही होगा। 2D की बात नहीं कर रहा हूं, 2D शेप में अलग काम हो सकता है। 3D शेप के बाहर चार्ज है तो फ्लक्स 0, 3D शेप के अंदर चार्ज है तो फिर फ्लक्स को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है ये बात तो। चलो, तो ये था सिलेंडर के कारण। क्यूब के कारण मैंने एक पूरा बहुत बढ़िया वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो प्लीज वो देखिएगा। और एक न्यूमेरिकल जो आपकी बुक का है वो हम आज डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये क्या बोल रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, आराम से पढ़ लो, मैं डायग्राम बना लेता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। हाँ भाई, कोई क्यूब है जिसका लेंथ आपको कुछ ना कुछ दे रखा है, शायद 0.2 मीटर दे रखा है। ठीक है, और इस क्यूब को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है वो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, वेक्टर में लिखा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेक्टर में लिखा हुआ है। कितना, 2.5 I कैप माइनस 4.2 J कैप, यही है, और न्यूटन पर कूलम ऐसा दिया हुआ। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस क्यूब से रिलेटेड। पहली बात तो ये समझिए, क्या इस क्यूब में किसी भी तरीके की चार्ज की बात कर रखी है क्या, नहीं कर रखी। Q इज इक्वल्स टू 0, पहला तरीका तो मेरे को ये पता चलता है। दूसरा तरीका, मैं देखता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें वो रखा हुआ है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। ये कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, कांस्टेंट वैल्यू है यार, ये कांस्टेंट वैल्यू है। देखो इसके आगे एक्स वाई कुछ भी नहीं लगा हुआ आ रहा। ठीक है, यहाँ पे कुछ x, यहाँ x² लगा हुआ आता तो हमें पता चलता जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। या यहाँ पे y होता, यहाँ x होता, या यहाँ x होता, यहाँ y होता, तो जैसे जैसे x और y की वैल्यू चेंज होती इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता। लेकिन भाई साहब ये तो कांस्टेंट है, इसका जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 2.5 का स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर, और ये फिक्स वैल्यू आएगी। अरे बताओ आएगी नहीं आएगी, फिक्स्ड वैल्यू है ना। तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नियत इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका एक डायरेक्शन होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। वैसे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा दिखाई दे रहा है, माइनस का जा रहा है ना, ये वाले माइनस का, तो इस तरफ आएगा। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और किसी भी समरूप विद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी भी शेप को रख दो यार, ऐसा मैं किसी गोले को भी रख दूंगा ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिसमें कोई चार्ज नहीं हो, तो फ्लक्स कितना, 0, क्योंकि पहला तो वो चार्ज 0 है, पहला तो। दूसरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई साहब, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपको फ्लक्स 0 ही देखने को मिलेगा क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आपको आंसर मोस्टली ही 0 मिलेगा। ठीक है, अगर Q यहाँ पे कुछ ना कुछ होता तो कैलकुलेट करना पड़ जाता, फिर वो Q से ही कैलकुलेट करते, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करके, उसका E से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, डन हुआ ये। तो ये 0 क्यों आया, क्योंकि चार्ज के लिए कोई बात नहीं की गई, पहला। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। ठीक, ऑल राइट। इसका मतलब ये भी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये भी है कि जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना इससे बाहर भी तो निकल रहा होगा, है ना, उतना इससे बाहर भी निकल रहा होगा। नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए बच्चों। क्या बोल रहा है, एक हेमीस्फीयर है आपके पास में, है ना,
और उस हेमिस्फेयर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एक अर्धगोला है और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में रखा है। कैसे? एक बार तो पैरेलल टू द बेस है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बार परपेंडिकुलर टू द बेस है। पहले तो अर्धगोला बनाते हैं, ये अर्धगोला, और इसमें चार्ज की बात नहीं की गई है, आवेश की बात नहीं की गई। पहले केस में पैरेलल टू द बेस बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड को, बेस ही है ना नीचे वाला, और इसके पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है ये बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चल रहे हैं। एक सिनेरियो ऐसा भी है जिसमें परपेंडिकुलर टू द बेस बोला गया है, ये बेस है और इस बेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, ऐसा है, यू आप ड्रॉ कर सकते हैं, और ये पैरेलल टू द बेस है। ए सिनेरियो की बात करता हूं, पैरेलल टू द बेस की बात करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द बेस है। तो अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पूछा है, कुल विद्युत फ्लक्स नहीं पूछा, बोल रहा है कि इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक्ड है, इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक्ड है, कर्व्ड सरफेस से, और ये आधी कर्व्ड सरफेस है, इससे फ्लक्स कितना लिंक्ड है। सिंपल सा पार्ट समझते हैं यहां पर। जब मैं इस टोटल की बात करता हूं तो टोटल से फ्लक्स जीरो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, कोई चार्ज है नहीं भैया, तो टोटल फ्लक्स तो जीरो है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो हमें ये तो पता चल गया टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू जीरो है, क्योंकि किसी तरीके के कोई चार्ज की बात नहीं की गई है। फिर टोटल फ्लक्स के दो भाग हैं, कौन कौन से? एक फ्लक्स जो कर्व्ड सरफेस से निकला है और एक फ्लक्स जो इस बेस से रिलेटेड है। तो हमने बोला बेस वाला फ्लक्स प्लस कर्व्ड सरफेस वाला फ्लक्स इज इक्वल्स टू कितना? जीरो। और हमें तो सिर्फ यही वाला फ्लक्स निकालना है, कर्व्ड सरफेस वाला फ्लक्स। क्या हो जाएगा? इस तरफ ले आओ, माइनस का फाई भी, तो इससे जितना फ्लक्स होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यार कैसे करेंगे। तो हमने बोला इसका एरिया वेक्टर, बेस का एरिया वेक्टर कहाँ है? बेस गोला ऐसा, एरिया वेक्टर इसका नीचे होगा। तो इसका अगर एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एंगल कितना डिग्री का? 90 का, इस वाले केस में 90 है। तो हमने बोला इसके लिए होगा ई एस कॉस 90। बताओ कोई दिक्कत है क्या? और कॉस 90 का वैल्यू जीरो, कॉस 90 का वैल्यू जीरो, तो टोटल फ्लक्स कितना? जीरो। कर्व्ड सरफेस एरिया से भी जीरो था और बेस से भी जीरो था इस बार। तो नेक्स्ट वाले में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और इसका एरिया वेक्टर भी ऐसा ही है भगवान। दोनों के मिड का अगर मैं थीटा देखूं तो वो 0 डिग्री है। हाँ, इस बार सेम वही, टोटल फ्लक्स तो अभी भी जीरो ही है, और टोटल फ्लक्स होता है बेस का फ्लक्स और कर्व्ड सरफेस एरिया का फ्लक्स। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फ्लक्स कितना होगा? माइनस का फाई बी होगा। फाई बी क्या है? तो हमने बोला ई एस कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू 1। ई ऐसा का ऐसा, हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। एस इसका एरिया है यार, कितना? नीचे एक वृत्त ही तो है, और वृत्त का एरिया कितना होता है? सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये है भैया कर्व्ड सरफेस रिलेटेड फ्लक्स, माइनस का ई पाई आर स्क्वायर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, अगर किसी डायग्राम में ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर और एरिया इधर, दोनों के मिड का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। उस केस में 180 डिग्री रखिएगा तो माइनस का 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस केस के अंदर कर्व्ड सरफेस से हो जाता ई इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ले रहे थे, तब प्लस का आएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक जैसी आ रही है तो कर्व्ड सरफेस से माइनस का फ्लक्स देखने को मिलेगा। डन हुआ?
क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये पूछा गया है, सीबीएसई में भी पूछा गया है और स्टेट बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में भी पूछा गया है। इवन मल्टीपल बोर्ड्स अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कई बार डायग्राम दिया हुआ आता है, कई बार डायग्राम नहीं दिया हुआ आता, जैसे इस बार इस वाले क्वेश्चन में डायग्राम नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.17 आपकी बुक का 1.17 वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक स्क्वायर है, एक वर्ग है बच्चों, है ना, और उस वर्ग की साइड जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर की दे रखी है। हालांकि साइड से कोई लेना देना होता नहीं है, लेकिन तो भी समझिए। और इस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, और बोल रहा है कि इस 10 माइक्रोकूलम के चार्ज से इस पर्टिकुलर स्क्वायर से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर वर्ग से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। पहली बात तो ये समझिए कि क्या ये वर्ग एक बंद सतह है, एक 3D शेप है? आंसर है नहीं। वर्ग कभी भी 3D शेप नहीं हो सकता, इसे 3D शेप बनाया जा सकता है। तो पहली बात तो हमारे पास में ये 2D शेप है, 2D शेप को 3D शेप में कन्वर्ट करते हैं, और उस 3D शेप में आवेश आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, तब जाकर के रामायण देखते हैं। चलो, तो अगर मैं इस वर्ग से एक 3D शेप बनाता हूं, 3D शेप बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसी बनेगी। ये कुछ ऐसा बनेगा। ज़्यादा बना दिया क्या? सही तो है, ये ऊपर चला गया और ये इधर बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे 3D शेप बनाता हूं तो मेरे को ये पता चलता है कि ये आवेश जो है वो इस घन के अंदर आ रहा है ना, इस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर आ जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये तो अंदर आ चुका आवेश, परिबद्ध आवेश है। और परिबद्ध आवेश के कारण, है ना, किसी भी एनक्लोज चार्ज के कारण फ्लक्स कितना होता है? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। Q का वैल्यू कितना? 10 माइक्रोकूलम बच्चों। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये पूरे किससे है? घन से है, पूरे क्यूब से। हमें निकालना तो देवताओं इसी से ही था। कैसे? तो हम इस चीज को समझे कि घन है क्या। कोई भी क्यूब में आपके पास में 6 फेस होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, एक सामने होगा, एक पीछे होगा। ठीक है, टोटल 6 फेस है। तो हम ये मानते हैं कि 6 फेस से जो टोटल फ्लक्स बन रहा है दैट इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो एक वर्ग है ये इसका सिर्फ एक फेस है, तो एक फेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा या कितना फ्लक्स लिंक होगा? Q डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट में 6 का डिवाइड और लगा दीजिए, है ना। तो ये वो फ्लक्स है जो आपको कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जहां आपको वर्ग से ही निकालना था फ्लक्स। ठीक है, और ये एक बढ़िया सवाल है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। तो इस केस में फ्लक्स का फॉर्मूला होगा Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। 6 ऐसा का ऐसा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। वैल्यू को पुट कर चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल काम करना है। कैलकुलेट कीजिएगा, यूनिट वोल्ट मीटर लगा दीजिएगा या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लगा दीजिएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक जो आपको सूटेबल लगे। डन हुआ। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और क्यूब के अदर क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, वीडियो का लिंक मैं शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाकर के जरूर देखिएगा, प्लीज देखिएगा उसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.18। ये भी आपकी बुक का ऐसा ही न्यूमेरिकल है। अच्छे से इस न्यूमेरिकल को पढ़ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। जल्दी से पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। क्या बोल रहा है? 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है,
किसी 9 सेंटीमीटर वाले किसी घन के अंदर है, किसी क्यूब में रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। देखो 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है ना, किसी क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। और क्या पूछ रहा है? पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स। पृष्ठ मतलब गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ तो पूरा क्यूब बोल रहा है इस बार। तो इस बार पूरे क्यूब से कितना, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता है। q का वैल्यू कितना, 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12। सॉल्व करो और काम खत्म करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये क्लियर हुआ ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो 1.19, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो, जल्दी से बच्चों क्वेश्चन को पढ़ो। 1.19 वाला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए। क्या बोल रहा है? आपके पास में एक स्फेरिकल सरफेस है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻1 मीटर। फिर इससे रिलेटेड टोटल फ्लक्स भी दिया हुआ है और वो फ्लक्स माइनस का है, मतलब इसमें चार्ज माइनस का होगा। कितना? -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब क्या बोल रहा है? यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। सेम क्वेश्चन है क्या, है ना? अगर गाउसियन सरफेस के एरिया को इंक्रीज कर दिया जाए तो फ्लक्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? नो इंपैक्ट, मैंने आपको उस समय बताया था। ठीक है, तो त्रिज्या को अगर डबल करोगे तो गाउसियन सरफेस 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, है ना। 4πr² से r² करोगे तो 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r² आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, हम बोलेंगे रेडियस को चेंज करने पर, त्रिज्या को चेंज करने पर गाउसी सतह का आकार 4 गुना हो जाएगा, लेकिन विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो इंपैक्ट, नो चेंज इन फ्लक्स, कोई प्रभाव नहीं। ये बात ध्यान में रखना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, इसी में क्या बोल रहा है? बिंदु आवेश का मान क्या होगा? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज? फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो q का वैल्यू कितना होगा रे? फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो -1 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दुनिया में सभी को पता होना चाहिए। दुनिया में सभी को मतलब हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। चार्ज है तो कूलम लगा दीजिएगा, बस इतना कैलकुलेट करो, काम खत्म। पहले से ही कैलकुलेशन है, 8.85 × 10⁻⁹ या 8.85 नैनो कूलम माइनस 8.85 नैनो कूलम इसका आंसर है। नैनो क्यों? 10⁻⁹ है ना, इसलिए बोल रहा हूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1.21 पढ़िए। ये डन? 1.21 वाला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हुआ? क्या बोल रहा है? देखो, आपको बोल रहा है कि एक स्फेयर है जिसका डायामीटर 2.4 मीटर है, मतलब r हो जाएगा 1.2 मीटर। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है क्या? 80 माइक्रो 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन सरफेस, ये दिया हुआ है, चार्ज पूछ रहा है। सिग्मा का फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय एरिया। तो चार्ज q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा ऐसा का ऐसा एरिया 4πr², यही तो होगा। चलिए, सिग्मा 80 × 10⁻⁻6, 4π, 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12.56 आएगा, 12.56। ठीक है, 4 कैलकुलेट हो चुका है, वो रहा। r स्क्वायर 1.2 × 1.2 1.44, 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, मैंने उसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, अब इसको सॉल्व करो और जो भी वैल्यू आए कूलम लगा दीजिएगा, चार्ज कैलकुलेट। डन हुआ?
फिर इसके बाद में क्या पूछ रहा है, फ्लक्स पूछेगा। हाँ, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस, उस सरफेस से निकलने वाला या उस सरफेस से संबंधित कुल फ्लक्स कितना होगा। भैया कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू ये रहा, सॉल्व करके लिख दीजिएगा जो भी यहां से आए, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जो भी आए यूनिट लगाइएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, चलिए हो जाएगा, सिंपल है। तो ये आपकी बुक के न्यूमेरिकल थे। एक न्यूमेरिकल मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज इसका आंसर लिखिएगा। एक कूलम आवेश से संबंधित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। एक कूलम आवेश से संबंधित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद 1 कूलम चार्ज। ठीक है, प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को चाहिए, जल्दी से बताइएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है प्लीज कमेंट करके बताइएगा, या जो भी आपको लगे वो बताइएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।